नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। यह जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। क्या आम नागरिक को भी हथियार रखने की जरूरत होती है? बिल्कुल होती है। अगर उन्हें जान का खतरा हो या फिर सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के लिए उन्हें पिस्तौल, राइफल वगैरह की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप भी गन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें आपको गन लेने से लेकर इसके लाइसेंस लेने तक की पूरी जानकारी बताई जाएगी और गन से लाइसेंस से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। आर्म लाइसेंस के नियमों के मुताबिक गन लाइसेंस जारी करने का अधिकार राज्य सरकारों के गृह मंत्रालय के पास होता है। अलग अलग राज्यों में डीएम यानी जिलाधिकारी, जिला कलेक्टर, कमिश्नर या इस रैंक के अन्य अधिकारी को लाइसेंस जारी करने का अधिकार होता है और हर राज्यों में आर्म लाइसेंस के नियमों में थोड़ा बदलाव रहता है। तो चलिए जानते हैं लाइसेंस बनता कैसे है। दोस्तों, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, आर्म लाइसेंस से जुड़ी ये सभी जानकारी हम आज के इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें और आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई और लाइसेंस से जुड़ी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। और आप यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट हमें जरूर दें। दोस्तों, ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। शस्त्र लाइसेंस आप कितने प्रकार के बनवा सकते हैं? दोस्तों, भारत में शस्त्र लाइसेंस केवल 3 प्रकार के ही प्राप्त करने का नियम है, जिसमें शॉर्ट गन, हैंड गन और स्पोर्टिंग गन के लिए आवेदन किया जा सकता है। इन 3 प्रकार के शस्त्र लाइसेंस के अलावा आने वाले हथियार केवल सरकार द्वारा ही प्रयोग में लाए जाते हैं, जो प्रशासनिक कार्यों तथा देश की सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देश की सुरक्षा के लिए और प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले हथियारों को कोई भी देश का नागरिक अपने शस्त्र लाइसेंस से प्रयोग में नहीं कर सकता है। दोस्तों, आर्म एक्ट के तहत देश का कोई भी नागरिक ज्यादा से ज्यादा 2 प्रकार के शस्त्र लाइसेंस बनवाने का अधिकार रखता है। इन 2 तरह की बंदूकों में से आप अपने अनुसार किसी भी बंदूक को रखने का अधिकार होता है। आवश्यकता होने पर या फिर मन मुताबिक एक साथ दोनों प्रकार के शस्त्र अपने पास रख सकते हैं। शस्त्र लाइसेंस बनता कैसे है? दोस्तों, सबसे पहले आपको डीएम, कलेक्टर या फिर कमिश्नर के दफ्तर में आवेदन करना होगा। यहाँ से आपका एप्लीकेशन एसपी के कार्यालय में भेजा जाता है और फिर वहाँ से आपके लोकल पुलिस स्टेशन में भेजा जाता है। इसके बाद आपके लोकल पुलिस स्टेशन में आपकी पहचान, कामकाज और क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में आपका वेरिफिकेशन होगा। जरूरत पड़ने पर क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से भी पड़ताल होती है। थाने द्वारा की गई जांच को क्रॉस चेक किया जाता है, फिर रिपोर्ट वापस एसपी ऑफिस भेज दी जाती है। वहां से औपचारिकताएं पूरी कर रिपोर्ट के साथ आपका आवेदन डीएम कार्यालय में भेज दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर या संदेह होने पर इंटेलिजेंस विभाग से भी जाँच करवाई जाती है। अब तमाम रिपोर्ट के आधार पर डीएम तय करते हैं कि आपको लाइसेंस दिया जाए या नहीं। यह पूरी तरह से उनके विवेक पर निर्भर करता है कि आपको लाइसेंस जारी करे या नहीं। सारी रिपोर्ट सही होने का मतलब यह पक्का नहीं होना है कि आपको लाइसेंस मिल ही जाएगा। लाइसेंस जारी कौन करता है? दोस्तों, शस्त्र अधिनियम 1959 के संशोधन में शस्त्र अधिनियम 2019 के अनुसार किसी भी हथियार का लाइसेंस जारी करने का अधिकार राज्य सरकारों के गृह मंत्रालय के पास होता है। अलग अलग राज्यों में डीएम यानी जिलाधिकारी, जिला कलेक्टर, कमिश्नर या इस रैंक के अन्य अधिकारी लाइसेंस जारी करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में पुलिस थाना और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एलआईयू की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बताना होता है कौन सा हथियार लेना चाहते हैं। दोस्तों, आर्म लाइसेंस हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको एक तय फॉर्मेट में आवेदन करना होता है। देश के कई राज्यों में ये प्रक्रिया अब ऑनलाइन भी है। दोस्तों, ऑनलाइन गन लाइसेंस कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में भी वीडियो बनाया गया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, आर्म लाइसेंस लेने से पहले आवेदन करते वक्त आपको बताना होता है कि आप किस तरह का हथियार अपने पास लाइसेंस में लेना चाहते हैं, जैसे कि पिस्टल, रिवॉल्वर जैसे छोटे हथियार या फिर राइफल, 1 नाली या 2 नाली जैसी बड़ी बंदूकें। वो हथियार जो प्रोहिबिटेड बोर हैं, उसका आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता। प्रोहिबिटेड बोर के अंतर्गत आने वाले हथियारों में .38 बोर, 9mm, .303 राइफल, AK-47 जैसे हथियारों का लाइसेंस नहीं बनता और ना ही तो इसे भारतीय आम नागरिक खरीद सकता है। आम सिविलियन सिर्फ नॉन प्रोहिबिटेड बोर के अंतर्गत आने वाले ही हथियार खरीद सकता है, जैसे 35 बोर, 32 बोर, 22 बोर और 380 बोर की हैंडगन जैसे हथियार आर्म लाइसेंस लेकर खरीद सकता है। कहाँ करते हैं आर्म लाइसेंस के लिए आवेदन?
दोस्तों सबसे पहले आर्म लाइसेंस लेने के लिए आपको आवेदन करना होता है, जिसका एक तय प्रारूप है, जिसे आर्म रूल 2016 प्रारूप घ के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले ये आवेदन को पूरी तरह से भरकर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ डीएम, जिलाधिकारी या फिर कमिश्नर के दफ्तर में मौजूद सलाह यानी शस्त्र लाइसेंस विभाग में जमा कराया जाता है। गन रखने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? दोस्तों यदि आप आर्म रखना चाहते हैं तो इसके लिए लाइसेंस लेना बहुत जरूरी होता है और बिना लाइसेंस के हथियार रखना एक गैर कानूनी अपराध है, जिसमें आपको जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। भारत में आर्म लाइसेंस लेने के लिए एक आम नागरिक की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तभी उस व्यक्ति को लाइसेंस मिल सकता है। आर्म एक्ट 1959 के तहत आत्मरक्षा के लिए जिला प्रशासन से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति लाइसेंस लेकर हथियार खरीद सकता है। शस्त्र लाइसेंस आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज। दोस्तों अगर आप शस्त्र लाइसेंस का आवेदन करने जा रहे हैं तो आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि आवेदन प्रारूप के साथ क्या क्या दस्तावेज लगाना जरूरी होता है। आवेदन को डीएम या कमिश्नर ऑफिस के सलाह लाइसेंस विभाग में जमा करते समय उसके साथ आधार कार्ड, पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, आयु प्रमाण पत्र जो कि उम्र 21 से अधिक हो, चरित्र प्रमाण पत्र और 3 साल का ITR फाइल आदि जमा करना जरूरी होता है। शस्त्र लाइसेंस के लिए फीस कितना लगता है? दोस्तों शस्त्र लाइसेंस बनवाते समय फीस का स्टाम्प शुल्क जिला प्रशासन के पास सबमिट करना पड़ता है। इन 3 तरह के शस्त्र लाइसेंस है तो फीस इस प्रकार से निर्धारित की गई है। नंबर 1, रिवॉल्वर है तो स्टाम्प शुल्क 2000 रुपए रखा गया है। नंबर 2, 22 बोर की राइफल के लिए 1500 रुपए का स्टाम्प शुल्क है। नंबर 3, शॉर्ट गन है तो 1000 और नाल मुक्त भरण गन का आवेदन शुल्क 200 रुपया है। शस्त्र लाइसेंस में दिए जाने वाले प्राथमिकता। आम पीड़ित नागरिक को सर्वप्रथम प्राथमिकता प्रदान की जाती है। विरासत व्यापारी नागरिक को भी प्राथमिकता दी जाती है। बैंक, संस्थागत वित्तीय संस्थान में कार्यरत व्यक्ति इसके लिए पात्र माना जाता है। सरकारी विभागों के ऐसे कर्मचारी जो प्रवर्तन में कार्य कर रहे हैं वो भी इसके आवेदन करने के पात्रता रखते हैं। सैनिक, अर्ध सैनिक, पुलिस बल के कर्मचारी को भी प्राथमिकता दी जाती है। MLA, MLC, MP स्टेट, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज को भी शस्त्र लाइसेंस के लिए प्राथमिकता की सूची में रखा गया है। लाइसेंस मिलने में आखिर कितना वक्त लगता है? इस सवाल का निश्चित जवाब नहीं है, क्योंकि लाइसेंस मिलने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। अगर आपकी ओर से सब कुछ ठीक रहा और डीएम ने चाहा तो आपको 1 महीने के अंदर भी लाइसेंस मिल सकता है। इसमें डीएम का कन्वेंस होना आम होता है। लोगों को साल भर से ज्यादा समय भी लग जाते हैं। कुछ मामले ऐसे भी देखे गए हैं जिसमें रंजिश या अन्य किसी वजह से जान का खतरा होने पर व्यक्ति लाइसेंस के लिए आवेदन करता है, लेकिन लाइसेंस जारी होने से पहले उसकी हत्या हो जाती है। हालांकि सब कुछ ठीक रहा तो आपकी जरूरत का आकलन करते हुए प्रशासन आपको कम समय में लाइसेंस जारी कर देता है। लाइसेंस मिल जाए तो हथियार कहां से खरीदें? दोस्तों अगर आपको लाइसेंस मिल गया तो आप वही हथियार खरीद सकते हैं जिसके लिए आपने आवेदन किया था। सरकार से रजिस्टर्ड दुकानों से आप हथियार खरीद सकते हैं। फिर इसे ले जाकर प्रशासन के पास डिटेल दर्ज करानी होती है। आपके हथियार का रिकॉर्ड आपके संबंधित थाने में भी रखा जाता है। वहाँ रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने साथ पिस्टल, राइफल वगैरह रख सकते हैं। लाइसेंस की वैलिडिटी भी होती है क्या? दोस्तों लाइसेंस पहले 3 साल के लिए मिलता था, जिसकी अवधि सरकार ने अब बढ़ाकर 5 साल कर दी है। यह अवधि वैलिडिटी खत्म होने के बाद लाइसेंस को फिर से रिन्यू कराना होता है। इसके लिए भी लाइसेंस धारक की फिर से जांच पड़ताल के बाद फीस जमा करनी होती है। एक व्यक्ति 2 से ज्यादा हथियार नहीं रख सकता है। गोलियों का भी रखना होता है हिसाब। दोस्तों लाइसेंस मिलने के साथ ही यह भी तय किया जाता है कि आपको 1 साल के दौरान कितनी गोलियां दी जाएंगी, आपने गोलियां कहां खर्च की, इसका रिकॉर्ड के तौर पर खोखा रखना होता है। इसकी जानकारी भी आपको देनी पड़ती है। आपको फिर से नई गोलियां दी जाती है। यदि कोई लाइसेंस धारक दिखावे या रौब जमाने के लिए गोलियां चलाता है या फिर दहशत पैदा करने के लिए फायरिंग करता है तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है या जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर इन नियम शर्तों का पालन नहीं होता तो आपके लाइसेंस रद्द कर हथियार भी मालखाने में जमा कराया जा सकता है। क्या लाइसेंसी हथियार कहीं भी लेकर जा सकते हैं क्या?
दोस्तों शस्त्र लाइसेंस वैसे तो आवेदक के राज्य की सीमा के लिए ही होता है। अगर कोई आवेदक अपने लाइसेंसी हथियार को लेकर दूसरे राज्य में जाना चाहता है तो शस्त्र नियम 1962 के उप नियम 53 के अनुसार आप अपना लाइसेंस पूरे देश के लिए बनवा सकते हैं। आपका राज्य द्वारा जारी लाइसेंस को ही एक प्रक्रिया के तहत ऑल इंडिया परमिट कर दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री, सांसद, खिलाड़ियों, सुरक्षा अधिकारियों को ही केवल नेशनल लाइसेंस दिए जाते हैं। लाइसेंसी हथियार पास हो तो बड़े तीसमार खा न बने। दोस्तों जिसके नाम से लाइसेंस है वही रख सकता है, इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना ही बेच सकते हैं। पहले भी बताया जा चुका है कि हथियार का इस्तेमाल रौब जमाने या दिखावे के लिए न करें। किसी शादी समारोह, चुनाव में जीत वगैरह के लिए हर्ष फायरिंग में इस्तेमाल न करें तो बेहतर होगा। किसी को डराने धमकाने या क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए इसका इस्तेमाल करना जुर्म है। शिकार करने, एंटरटेनमेंट के लिए या गुंडागर्दी मचाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रशासन चुनाव के समय दंगे की आशंका पर भी जब चाहे तब हथियार को नजदीकी थाने या गन स्टोर में इसे जमा कराने को कह सकता है। अगर नियमों का पालन नहीं किया तो क्या होगा? अगर इन नियम शर्तों का पालन नहीं किया तो लाइसेंस रद्द कर हथियार सरेंडर कर लिया जाता है। लाइसेंसी हथियार से किसी दूसरे की जान खतरे में डालने पर कानून के प्रावधानों के तहत जेल या मोटा जुर्माना या फिर दोनों में सजा हो सकती है। यह इस पर निर्भर करता है कि किस सेक्शन के तहत केस दर्ज की गई है। आईपीसी की धारा 307 के तहत जानलेवा हमले का केस बनता है, जिसमें 10 साल तक की कैद हो सकती है। अगर दिखावे में की गई फायरिंग से किसी को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है तो भी व्यक्ति को गैर इबादत हत्या का केस दर्ज होगा और बड़ी सजा भी हो सकती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें, आर्म लाइसेंस रिन्यूअल के नियम, एप्लीकेशन फॉर्म प्रक्रिया और फीस के बारे में जानकारी हो गई होगी। इन सब के बारे में विस्तार से हमने बताया है। यदि फिर भी इससे संबंधित या अन्य से संबंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव भेज सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारी यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों तब तक अगले वीडियो के लिए नमस्कार।